हल्दीराम भुजिया बेचने की छोटी सी शॉप से शुरू हुआ एक ऐसा बिजनेस है जो आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों में अपने फूड प्रोडक्ट्स को सेल करता है। डोमिनोज और मैकडी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स आज भी इंडिया में इनसे काफी पीछे हैं। अपने राजस्थानी जायकों को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के पीछे कुछ गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का सपना ही था, जिनकी छोटी छोटी कोशिशों ने आज $3 बिलियन का एक विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। हल्दीराम की कहानी में स्ट्रगल, अप एंड डाउन्स, फैमिली ड्रामा सब कुछ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब बातों का कंपनी की ग्रोथ पर कोई असर नहीं दिखा। गंगा बिशन अग्रवाल यानी कि हल्दीराम ने 1937 में हल्दीराम कंपनी की शुरुआत की थी। दरअसल उनके पिता तंसुख दास की राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी भुजिया की दुकान थी और उसी दुकान से उनके घर का खर्च चलता था। बचपन से ही अपने पिता की मदद करने के लिए वे दुकान पर काफी समय रहते थे और खेलने कूदने की उम्र में भुजिया बनाने की रेसिपी को समझने की कोशिश करते थे। बीकानेर में उस समय भुजिया काफी पॉपुलर था और इसको बनाना भी मुश्किल नहीं था। हर गली मोहल्ले में बड़ी आसानी से मिल जाता था और सबका टेस्ट भी लगभग सेम ही होता था। इसलिए मार्केट में कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि सिर्फ उसके प्राइस का था। गंगा बिशन अग्रवाल हमेशा से अपने पिता को भुजिया की रेसिपी में कुछ बदलाव करने का सुझाव देते थे और खुद भी नए इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। काफी चीजों को आजमाने के बाद आखिरकार वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में सफल हो गई जो उस समय मार्केट में किसी के पास नहीं था। गंगा बिशन ने अपने पिता की भुजिया में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जिससे उसकी तकदीर बदल गई। उन्होंने पहला बदलाव ये किया कि भुजिया को बेसन की जगह मूंग की दाल में बनाने लगे, जिससे उसका टेस्ट तो बढ़ा ही, साथ में पहले से ज्यादा क्रिस्पी भी हो गया, जो बाकियों से कम्प्लीटली डिफरेंट था। इसके अलावा उन्होंने दूसरा चेंज ये किया कि मार्केट में या दूसरे लोग भुजिया को 2 पैसे पर किलो भाव के साथ बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम ने इस भुजिया का प्राइस 5 पैसे पर किलो कर दिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी भुजिया को एक प्रीमियम कैटेगरी में रखकर सेल किया जाए, ताकि लोग उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड से देखें और साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सके। तीसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपनी भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। उनकी भुजिया का बीकानेर के महाराजा से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ। लोगों के बीच राजा डूंगर सिंह की काफी इज्जत थी और इस तरह गंगा बिशन जी की स्मार्ट मार्केटिंग की वजह से उनकी भुजिया को लोग एक प्रीमियम प्रोडक्ट मानने लगे। इसके बाद तंसुख दास ने अपने बेटे गंगा बिशन यानी कि हल्दीराम के नाम पर ही अपनी शॉप का नाम हल्दीराम भुजिया वाला रख दिया। हल्दीराम भुजिया बीकानेर में ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका था। लोग 2 पैसे की जगह 5 पैसे पर किलो के भाव में भी उनकी भुजिया खरीद रहे थे, जिससे हल्दीराम जी का डूंगर से मार्केट में लॉन्च होते ही हिट हो गया और कुछ ही हफ्तों में उनकी सेल आसमान छूने लगी। हल्दीराम जी भुजिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट के लीडर बन गए और अपने दोनों बेटों मूलचंद और रामेश्वर लाल के साथ मिलकर बीकानेर के अलावा कोलकाता, नागपुर और नई दिल्ली में भी अपने ब्रांचेस शुरू कर दिए। लेकिन जब हल्दीराम जी की तीसरी पीढ़ी यानी कि ग्रैंडसन जब बड़े होने लगे, तो बाकी बिजनेस फैमिलीज की तरह उनके परिवार में भी विरासत को लेकर झगड़े शुरू हो गए। लेकिन हल्दीराम जी ने बड़े ही समझदारी से इन झगड़ों को भी सुलझा दिया और एक समझौते के अनुसार अपने दोनों बेटों और उनकी फैमिलीज में बिजनेस एरियाज डिवाइड कर दिए। रामेश्वर लाल एंड फैमिली को सिर्फ वेस्ट बंगाल में बिजनेस करने की परमिशन मिली, जबकि नागपुर, दिल्ली और बीकानेर का बिजनेस मूलचंद अग्रवाल को सौंप दिया गया। बंटवारे में एक भाई को सिर्फ वेस्ट बंगाल और दूसरे को बाकी सारा बिजनेस देने के पीछे रीजन ये था कि वेस्ट बंगाल में हल्दीराम का बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था, जबकि दिल्ली के चांदनी चौक में बनी फैक्ट्री 1984 के सिख दंगों में जलकर खत्म हो चुकी थी। साथ ही दिल्ली में बीकानेर वाला जैसे मजबूत कॉम्पिटिटर पहले से ही मौजूद थे। दूसरी तरफ नागपुर में भुजिया कुछ खास फेमस नहीं था और हल्दीराम के मार्केट में कोई अच्छी पकड़ भी नहीं थी। मामला सुलझाने के बाद पूरा अग्रवाल परिवार फिर से बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग गया। बाद में मूलचंद अग्रवाल के बेटे शिव किशन अग्रवाल ने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने का प्लान किया। उस समय महाराष्ट्र के अंदर भुजिया की कोई खास डिमांड नहीं थी। ऐसे में शिव किशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों की फूड हैबिट जानने के लिए मार्केट रिसर्च करने का फैसला किया और उन्होंने नागपुर के पूरे मार्केट को खंगाल डाला। कई महीनों की रिसर्च के बाद उन्हें इस मार्केट के अंदर 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज नजर आई। इसमें सबसे पहली चीज उन्होंने ये नोटिस की कि महाराष्ट्र के लोग उस समय ज्यादा तरह के स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे और दूसरी चीज ये थी कि वहाँ स्वीट्स के नाम पर कुछ गिनी चुनी मिठाइयाँ ही मौजूद थी। यानी कि महाराष्ट्र के मार्केट में स्नैक्स की डिफरेंट वैरायटीज और दूसरे रीजन्स की अलग अलग मिठाइयों को इंट्रोड्यूस करने का अच्छा स्कोप था।
यही सब सोचकर उन्होंने अपने फेवरेट काजू कतली मिठाई को महाराष्ट्र के स्वीट्स मार्केट में लॉन्च किया। महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली एक बिल्कुल नई चीज थी, इसलिए शिव किशन जी उस मिठाई को फ्री सैंपल्स बांटने लगे। उनकी शो पर जो भी कस्टमर आता वो उसे काजू कतली जरूर टेस्ट करवाते। इस तरह से उनकी मिस मार्केटिंग के चलते कुछ ही दिनों के अंदर काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई और इस मिठाई का फ्लेवर नागपुर के लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते इसकी सेल आसमान छूने लगी। अब समय आ गया था कि काजू कतली के अलावा और भी स्वीट्स को मार्केट में उतारा जाए। फिर उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और कोलकाता की दूसरी फेमस मिठाइयों से भी इंट्रोड्यूस करवाया। स्वीट्स के बाद अब बारी थी अपने खुद के स्नैक्स को मार्केट में उतारने की, लेकिन इससे भी सीधा कस्टमर्स के सामने नहीं परोसा गया। दरअसल उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग साउथ इंडियन फूड जैसे कि इडली और डोसा को काफी ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए कस्टमर्स को अपनी शॉप पर केवल लाने के लिए उन्होंने खुद एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट शुरू किया। और जब बहुत सारे लोग उनके रेस्टोरेंट में आने लगे, फिर उन्होंने धीरे धीरे से अपने मेन्यू में समोसा, कचौड़ी और छोले भटूरे जैसी चीजों को भी ऐड करना शुरू कर दिया। इस तरह शिव किशन जी ने अब लोगों का भरोसा जीता और फिर उन डिशेस को लोगों के सामने पेश किया जो महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं थी। इन जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी और टेस्टी प्रोडक्ट के चलते कुछ ही सालों में हल्दीराम की सेल कई गुना बढ़कर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। हल्दीराम को एक स्टेप और आगे लेके जाने के लिए, यानी कि इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए, मूलचंद अग्रवाल के दूसरे बेटे मनोहर लाल अग्रवाल ने काफी योगदान दिया। मनोहर लाल अग्रवाल ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में दो ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जो हल्दीराम की स्टोरी में बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। ये अर्ली 90s का वो समय था जब कोई भी ब्रांड पैकेजिंग पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मनोहर लाल ने अपने ब्रांड को और भी ज्यादा फेमस बनाने के लिए हल्दीराम की नॉर्मल पैकेजिंग को प्रीमियम पैकेजिंग में कन्वर्ट कर दिया, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि वो मार्केट से ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उनके ऐसा करने की वजह से लोगों के बीच ना सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, साथ ही हल्दीराम के लिए लोगों का ट्रस्ट पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी काफी ज्यादा मजबूत किया ताकि उनके प्रोडक्ट्स लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। इसके अलावा मनोहर लाल ने बड़े शहरों में हल्दीराम के स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए, जिसके चलते कुछ ही सालों में हल्दीराम की सेल सैकड़ों गुना बढ़ गई। अब मूलचंद अग्रवाल एंड फैमिली के बढ़ते बिजनेस को देखकर रामेश्वर लाल की फैमिली मेंबर्स ने 1991 में दिल्ली में भी अपना प्रोडक्ट हल्दीराम के नेम से लॉन्च कर दिया, जिसकी उन्हें परमिशन नहीं थी क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही हल्दीराम के नेम से बिजनेस कर सकते थे। मामला कोर्ट तक गया और काफी सालों की लड़ाई के बाद साल 2013 में दिल्ली के हल्दीराम को, यानी कि मनोहर लाल अग्रवाल को, हल्दीराम भुजिया वाला का सोल ओनर घोषित किया गया। भुजिया से शुरुआत करके इस ब्रांड ने मिठाई और नमकीन की ढेरों वैरायटीज मार्केट में उतार कर सबको चौंका दिया था। वक्त के अकॉर्डिंगली अपने आप में तेजी के साथ बदलाव लाते हुए उनकी लिस्ट में अब नमकीन और स्वीट्स के अलावा आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, कुकीज और फ्रोजन मील्स भी शामिल हैं, जिनका जायका आज देश के कई शहरों में खुले हल्दीराम के रेस्टोरेंट में भी लिया जा सकता है। अग्रवाल परिवार ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंच बेकरी चेन कैफे ब्राच डोर के साथ मिलकर काम करने का एग्रीमेंट भी साइन किया है। हल्दीराम की 3 पीढ़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से जिस तरह से मामूली से भुजिया के व्यापार को $3 बिलियन जितना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया, वो वाकई में हैरान करने वाला है। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें।